नाजरीन, पंजाब मुल्क भर की 60 से 65% गंदम की ज़रूरत पूरी करता है, लेकिन पंजाब के बासी जहां महंगी गंदम लेने पर मजबूर हैं, वहीं अब नान और रोटी की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में सामने आ रहा है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत के दावे सामने आते हैं कि शहर में सरकारी गंदम जो है वो दी जा रही है। आज के प्रोग्राम सवाल में इसी पर बात करेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे, देखेंगे कि तंदूर पर रोटी की क्या कीमत है। इस हवाले से तंदूर मालकान से भी बात करेंगे, आटा क्यों महंगा हो रहा है, दुकानदारों से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। 10, 15 और 20 किलो का आटा क्या मार्केट में दस्तयाब है, इस तमाम मामले पे आज के प्रोग्राम सवाल में बात करेंगे। तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें, इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और जिस मार्केट में मैं इस वक्त हूँ, ये मार्केट आटा और चीनी के हवाले से इंतहाई अहम समझी जाती है। यहाँ से शहर भर में आटा और चीनी जाती है। पंजाब हुकूमत के ये दावे नज़र आ रहे हैं कि जो सरकारी गंदम है वो अब फ्लोर मिल्स को दी जा रही है और आटा जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। आटे के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो 10 किलो का थैला था उसमें इजाफा देखने में सामने आया था और वो 1100 रुपये तक पहुँच गया था, जबकि जो 20 किलो का आटे का थैला है वो भी 2200 रुपये तक जा पहुँचा है। इस वक्त आटे की इस मार्केट में क्या सिचुएशन है मैं दिखाऊंगा। ये जो ग्रीन आप बैग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही सब्सिडी सरकारी आटा है जो यहाँ पर फराहम किया जाता है और ये आज आना शुरू हुआ है मार्केट में, क्योंकि अगर ये वाफिर मिकदार में आए तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन इसके ऊपर कीमत भी दर्ज है और ये आप ग्रीन बैग देख सकते हैं जिस पर लिखा है कि ये पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्सिडी आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन मार्केट में ये सूरत हाल है कि जितना आटा मार्केट में भेजा जा रहा है इससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है, जो कि अब तक नहीं पहुँच सका। इस हवाले से आगे चलेंगे, दुकानदार जो ये काम करते हैं इससे वाबस्ता हैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि 10, 15 और 20 किलो आटे की शहर में और मार्केट में क्या सूरत हाल है। तो रहिए मेरे साथ। हाँ जी बिल्कुल, देखें, हमने आपको इस मार्केट में सरकारी आटा दिखाया कि वो कितनी मिकदार में है। जो आप मेरे पीछे बोरियां देख रहे हैं, ये चीनी की बोरियां, और यहाँ पर इस मार्केट में अब सरकारी जो आटा है वो कहीं भी दस्तयाब नहीं है। दुकानदार से बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आटे की क्या सूरत हाल थी रमज़ान से और अब क्या सूरत हाल है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। रमज़ान में तो आटा शॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। आटा काफ़ी मकदार में आता रहा। उसके बाद 1810 वाला जो आटा सरकारी था वो भी आता रहा। उसके बाद प्राइवेट आटा भी आया जो 2200, 2150, 2200 बेचते रहे हैं। तकरीबन 1 माह हो गया है, आटा नहीं आ रहा बिल्कुल भी हमारे पास। प्राइवेट आटा आता है 15 किलो का, वो महंगा बहुत ज़्यादा, कस्टमर लेता नहीं है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि देखें, पंजाब जो है वो तकरीबन मुल्क की 65 से 70% जो गंदम का ज़ख़ीरा है उसको पूरा करके देता है। दूसरे इलाकों में भी जाती है, लेकिन पंजाब में गंदम महंगी है, 3500 रुपये फ़ी मन गंदम बिकी है। अब तो नई गंदम है तो वाफिर होनी चाहिए, क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या समझते हैं आप लोग? भाई कोई आइडिया तो नहीं है क्यों नहीं है। हालांकि नई गंदम वाफर होती है, आटा हमारे पास कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। पर इस बार बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, इस बार अच्छा, आटा बिल्कुल नहीं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये बोरियाँ, यहाँ पर आटा होता है तो आटा मतलब अभी तक आपको सरकारी आटा अभी तक आज के दिन तक नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। आटा आ ही नहीं रहा, 10 किलो वाला ना 20 किलो वाला। जी बिल्कुल, देखें, ये एक दुकानदार हैं जिनसे हमने बात की। हुकूमत के दावे ये हैं कि मार्केट में सरकारी आटा पहुंचाया जा रहा है। हमने आपको सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर कहीं भी सरकारी आटा नहीं है और जिस दुकान पर सरकारी आटा है एक तो वो इंतहाई कम है और उस पर उसका म्यार कैसा है, इस पर भी शहरी सवाल उठाते दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, देखें, हमने आपको मार्केट की सूरत हाल दिखाई कि आटे की जो कमी है उसकी वजह से कीमतों में जो आटे की इजाफा हो रहा है। अब हम तंदूर और इसके साथ जो है वो मुतलका रेस्टोरेंट भी है, वहाँ पर पहुँचे। मैं अपने कैमरा मैन नवीद को कहूँगा कि मुझे दिखाए तो यहाँ पर जो रोटी की कीमत है वो अभी भी 17 रुपये ही लिखी गई है। लेकिन सिर्फ ये तंदूर नहीं, इसके अलावा भी मार्केट में जितने भी तंदूर हैं वहाँ पर जो रोटी की कीमत है वो अब तकरीबन 20 रुपये तक जा पहुँची है और नान एसोसिएशन पहले ही इस हवाले से बात कर चुकी थी। इसके साथ जो मुतलका रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम रोज़ाना देखते हैं कि सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन रोटी की जो अब सादा रोटी की जो कीमत है वो बढ़ने की वजह से शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मालिक भी हैं रेस्टोरेंट के, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो रोटी की कीमत है उसमें एक बार फिर से इजाफा देखने में सामने आ रहा है। सादा रोटी पहले कुछ इलाकों में 20 रुपये की थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, तो क्या कहेंगे, इससे कितना फ़र्क पड़ता है? इसमें कस्टमर में तो बहुत फ़र्क पड़ता है और महंगाई भी तो बहुत है। आटा महंगा हो गया है, एलपीजी बहुत महंगी है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम 17 रुपये में कैसे रोटी सेल करें। 20 रुपये की रोटी सेल करनी पड़ी हमें तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपका तो रोज़ाना का नाश्ते का पॉइंट है, तो जब रोटी महंगी होती है तो क्या जो गाहक है वो भी इस हवाले से बात करता है कि रोटी क्यों महंगी है इतनी? कस्टमर कम हो जाता है और कस्टमर को भी पता है कि महंगाई है, वो मजबूरन बेचारा ले लेता है, बस क्या करें।
जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। ये एक रेस्टोरेंट की हमने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा भी हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएँगे, वहाँ पर आपको तंदूर मालकान से बात करके दिखाएँगे कि उनके क्या मसाइल हैं इस हवाले से, और शहरियों से भी बात करेंगे जब रोटी 20 की मिल रही है, क्योंकि सरकारी कीमत अब भी 17 रुपये मुकर्रर है। तो ये जो फ़र्क है, ये 3 से 4 रुपये का जो फ़र्क है, ये क्यों है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें गंदम जो महंगी हो रही है और उसके बाद रोटी की कीमत में भी इजाफा देखने में सामने आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह नान एसोसिएशन ये बताती है कि मुल्क में गैस जो है वो इंतहाई महंगी है, जिसकी वजह से रोटी और नान की कीमतों में फ़र्क पड़ता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, तो इस वक्त भी जो है यहाँ पर एक कंपनी की जानिब से जो गैस सिलेंडर हैं वो यहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, और ओगरा की जानिब से जो सरकारी कीमत थी वो 241 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन जो यहाँ पर बेच रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, हम हमेशा ये देखते हैं कि ओगरा जो है वो एक और रेट निकालता है, और जब दुकान पे गैस लेने जाओ सिलेंडरों में तो कोई और रेट है। पहले तो मुझे बताएं क्या रेट चल रहा है मार्केट में ओवरऑल। इस वक्त मार्केट में रेट जो चल रहे 380 और 400 तक, 400 से ऊपर भी है। लेकिन ये है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से जो प्लांटों से माल आ रहे हैं वो महंगे रेट पे आ रहे हैं। गवर्नमेंट अगर ये जो करे, कंट्रोल करे कि वहाँ पे पहले ओगरा वाला जो ना चापे मारते थे वहाँ पे प्लांटों पे, प्लांट वाले जो ना वहाँ पे प्लांट सील हो जाती थी, तो हमें जो ना वो कंट्रोल रेट पे जो ना दुकानदार को रेट मिल जाता, फिर आगे जो ना रेट बिल्कुल सही हो जाए। आजकल जो ना ओगरा वाले वहाँ पे छापे मार रहे, ना प्लांटो वाले वो बेच रहे। लेकिन अगर हमें जो ना वो रसीद दे कि भाई इस रेट पे हम माल ले रहे और इस रेट पे आप सेल करें, तो हम जो ना इसके लिए तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट जो ना 2-4 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर लेते, आवाम को दिखा देते कि हम गवर्नमेंट आवाम के खिलाफ, ये दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। भाई जो मेन चीज़ है वहाँ पे प्लांट, वहाँ से कंट्रोल करेंगे तो काम कंट्रोल में आ जाएगा। अगर वहाँ से कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम कैसे आएगा? अच्छा अब साहब, आप ये समझते हैं कि इससे ये जो नान रोटी की कीमतों में इजाफा होता है, तो फिर ये भी नान एसोसिएशन जो कहती है कि महंगाई होगी, तो ये जायज़ है फिर इस लिहाज से? तो ये है कि लाजमी बात है, अगर उसको एक चीज़ महंगी यूज़ कर रहे हैं, गैस महंगी है, तो लाजमी बात है उन्हें तो अपने जेब से तो नहीं डालना है, वो भी तो आवाम से उन्होंने वसूल करना है। जी बिल्कुल, देखें इस मुल्क का ये अलमिया रहा है कि हम किसी भी चीज़ के हवाले से बात करें, चाहे वो सब्ज़ी फल हो, गैस हो, बिजली हो, मिडल मैन जो है वो तमाम चीज़ों पर हावी है, और हुकूमत की जो बनाई गई पैरा फोर्सेस हैं या दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इस वक्त भी देखें यहाँ पर गैस जो है वो डाली जा रही है, और इनका ये कहना है कि अगर जो मिडल मैन का किरदार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो कीमत कम करे तो ये कम करने को तैयार है। लेकिन हुकूमती जितने भी इदारे हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आते, जो जहाँ पर कार्रवाई करनी होती है वहाँ पर करते नहीं हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पर छोटे दुकानदारों को इस हवाले से तंग किया जाता है कि कीमतें कम करें। दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि अगर एक चीज़ आपको महंगी मिल रही है तो कैसे वो अपनी जेब पर जो है वो इसको कट लगाकर और इसको उसी कीमत पर बेचें जो हुकूमत करती है। तो हुकूमत का भी ये चाहिए कि जो मिडल मैन का किरदार है, जो ख़ास तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं LPG एसोसिएशन के, वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसकी कीमत को कम किया जा सके। आगे भी चलेंगे, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों से बात करेंगे और देखेंगे कि शहरी नान रोटी की कीमत के हवाले से क्या कहते हैं। आज बिल्कुल देखें, आज हमने प्रोग्राम सवाल में आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाके दिखाए जहाँ पर सादा रोटी की जो कीमत है वो 20 रुपये कर दी गई है, और जो रोटी है वो बेची जा रही है। उस हवाले से हमने आपको ये भी दिखाया कि किन वजूहात की वजह से रोटी की कीमत में इजाफा हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त सदर नान एसोसिएशन आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, शहर में रोटी 20 रुपये की है, हम ये चीज़ें दिखा चुके हैं। LPG महंगी है, जो सरकारी गंदम है वो नहीं मिल रही, तो इन तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बताएं कि आप बाकायदा सरकारी तौर पर अब ये फ़ैसला आप लोगों की जानिब से कर दिया गया है कि सादा रोटी 20 रुपये की होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में हमने रोटी की जो डिमांड है हमारी वो 25 रुपये है, 20 रुपये की नहीं। अब 25 रुपये की वजह क्या बनी? वजह ये है कि ये वही लोग हैं, ये वही एसोसिएशन है, ये वही तंदूर वाले हैं जिन्होंने ये रोटी 20 रुपये की रोटी को 16 का किया, इन्होंने 15 का किया, फिर 14 का किया। हमने ये हुकूमत जब आई थी उस वक्त 20 रुपये की रोटी थी, उसको उन्होंने रिवर्स गेयर लगाया। इसमें कोई शक नहीं है कि आटे में भी इन्होंने कमी की। तो आटा एक बेसिक चीज़ है। जब आटे की कीमत कम हुई और गैस उस वक्त हमें प्रॉपर मिल रही थी, तो उस वक्त हमने रोटी की कीमत जो है वो साथ साथ कम की। आज आटे की कीमत बढ़ चुकी है, तो मुझे ये बताएं कि महंगा आटा लेके सस्ती रोटी कैसे बेच सकते हैं? देखिए, अच्छा आफ्ताब भाई, हम तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शहर में 20 रुपये की रोटी है। हम गए काफ़ी जगहों में बात की तो शहरी जो हैं परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन आप अब 25 रुपये की बात कर रहे हैं, तो 25 रुपये की रोटी एक आम गरीब आदमी कैसे खाएगा? एक वजह देखें ना, 25 की रोटी होने क्यों जा रही है? मैं आपको कह रहा हूँ आटा महंगा हो गया है, गैस की लोड शेडिंग है,
हर तंदूर पे जाएं वहाँ पे आपको सिलेंडर नज़र आएगा। एलपीजी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। एलपीजी का नोटिफिकेशन 241 रुपये का हुआ है, वो आपको मिल रही है 241 में कहीं। हम तो रोटी महंगी बेचना नहीं चाहते, अभी भी आप सस्ती रोटी करवाएं, हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमें आटा सस्ता दे, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करें, हमारे मसाइल देखें, हम इंशाल्लाह रोटी सस्ती बेचेंगे। अच्छा आफ्ताब भाई, इस वाले से अगर बात की, हम एलपीजी 241 रुपये उसका रेट है, मार्केट में 340 से 400 रुपये तक भी अभी भी दस्तयाब है, हम देख के आए हैं। अब उस पर होता ये है कि जो पैरा फोर्सेस हैं, जब वो दुकानों पर जाती हैं तो वहाँ पर फिर हड़ताल शुरू होती है। हड़ताल होने से वो चीज़ें फिर उस तरह नहीं मिलती, क्योंकि उसमें भी मिडल मैन का किरदार है, जहाँ से सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर से आता है वहाँ से महंगा है। इसी तरह अगर अब दुकानदारों को पास जाएंगे, ख़ासतौर पर नान भाइयों के पास, वहाँ पर पैरा फोर्स जबरी तौर पर इम्प्लीमेंट कराएगी, तो फिर ये तो जो है वो एक एहतजाज की जो दुरानियाँ, उस पर हम चले जाएंगे और फिर मसाइल पैदा होंगे। तो अभी आप लोगों की कोई मीटिंग हुकूमत के साथ चल रही है, इस हवाले से कुछ बताएं ताकि आवाम को पता चले कि ये सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है। जी, आपके तवज्जुह से मैं यही गुजारिश करूँगा, हुकूमत वक्त को बैठना चाहिए। बारहा ये कह रहा हूँ कि उनको बैठना चाहिए, बट बैठ के हमारे मसाइल सुनने चाहिए, और मसाइल सुनने के बाद जो हमारा मेरिट पे है वो रेट देना चाहिए। आज बिल्कुल देखें, ये सदर नान एसोसिएशन आफ्ताब गिल थे, इनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो बढ़ती हुई एलपीजी की कीमतें हैं उसको कम किया जाए, और जो महंगा आटा है उसको कम किया जाए, तो हम मुकर्रर कीमतों पर फ़रोख्त करने को तैयार हैं। और इससे पहले भी हम हुकूमत का साथ हम इसी तरह देते रहे हैं, लेकिन अब जितनी महंगाई और एलपीजी की जो कीमतें हैं, उस पर नान हो या रोटी वो मुकर्रर कीमतों पर बेचना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि सदर नान एसोसिएशन की हुकूमत के साथ क्या मीटिंग्स होती हैं और क्या हुकूमत इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मानती है, और आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ इस हवाले से मिल सकेगा। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान को कैसे मुतासर कर रही हैं, इस मौजू के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपको ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा और इसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से दानिश बेग जो कि माहिर मौसमियात हैं, इनसे जानते हैं। जी दानिश, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मौसम कैसा रहने जा रहे हैं और क्या प्रिडिक्शन है इस हवाले से? जी, तो जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, बारिशें मानसून की आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और कुछ वस्ती इलाकों में भी। तो प्रेडिक्शन इस बार जो है महकमा मौसमियात की तरफ से, इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से जो सब कॉन्टिनेंट की, वो यही है कि मामूल से कम बारिशें होंगी। ओवरऑल सिंध और बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशें होंगी, और अपर पार्ट्स में मामूल या मामूल से थोड़ी कम बारिशें होंगी या रेगुलर बारिशें होंगी। तो इसका जो बुनियादी कॉज है वो एल नीनो का फिनोमेना है, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है, जिसकी वजह से हमारे पास पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून की एक्टिविटी है वो सप्रेस हो सकती है। तो इसमें यह है कि एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं मानसून की, हम तो ये तो बता सकते हैं इवेंट्स कम होंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक इवेंट है तो एल नीनो का फिनोमेना की वजह से जो मॉडल होते हैं, प्रेडिक्शन मॉडल, उनमें एरर आने का खदशा ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ करें एक बारिश है, प्रेडिक्शन है 6 घंटे पहले या 2 दिन पहले कि 100 मिलीमीटर बारिश होगी, तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो बारिश के अब तो उस इलाके में हो भी ना। तो इसके लिए जो यूज़र्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो बार बार जो है मौसमी मालूमात के लिए उनको अपडेट रहने की ज़रूरत है, ताकि बार बार उसको चेक करते रहें। तो हमारे साथ डाटा साइंटिस्ट हैं इब्राहिम राव, तो ये भी इब्राहिम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि माजी करीब से ही हम एक इस्तिलाह सुनते आ रहे हैं कि जो तमाम तर काम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं एआई इस शोबे की कैसे खिदमत कर सकता है और आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया वलीद। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो हम मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हम मॉडल्स बना रहे हैं, एआई हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि एआई उसके बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास पिछले 30 साल का डेटा है, हमारे पास हमारे जो वेदर स्टेशंस डिप्लॉयड हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, हम वहाँ से भी डेटा लेते हैं, हमारे पास सैटेलाइट का भी डेटा आता है। तो इन सब को कंबाइन करके हम ऐसे मॉडल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बना भी लिए हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक मल्टी न्यूमेरिकल मॉडल अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है हम, जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है, टेम्परेचर कौन सा मॉडल बेहतर बताता है, रेनफॉल कौन सा मॉडल बेहतर बताता है, वो हमने ऑल अक्रॉस इंटीग्रेट किया हुआ है। तो जो भी हमारे पास प्रेडिक्शन अभी आती है डिफरेंट रीजन, ऑब्वियसली आपको पता है कि कराची का डिफरेंट होता है वेदर, इस्लामाबाद का डिफरेंट होता है, नॉर्दर्न एरियाज जियोग्राफी डिफरेंट है, तो उधर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो दे कम इनटू प्ले। तो उसकी बेसिस के ऊपर एआई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान नहीं बता सकता। एआई के ज़रिए जो है हम इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बहुत बेहतर तरीके से फोरकास्ट अपनी दे सकते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि उमर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दुनिया के मुतअद्दिद ऐसे मुअज़्ज़ब ममालिक जिन्हें तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है, वहाँ पे अमूमी रूटीन ये है लोगों की कि लोग सुबह उठते हैं, मौसम को देखते हैं, इस हवाले से सर्च करते हैं, और फिर एक अलर्ट का सिस्टम भी है कि खुदा न ख्वास्ता कोई एक मखसूस इलाका है
उसमें कोई तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है या फिर कोई हीट वेव आने वाली है। हमारे यहाँ ये जो मॉडल है या फिर ये रुझान जो है ये कितना प्रिवेल कर रहे हैं और इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं, यानी लोगों को कैसे हम कम्युनिकेट या एजुकेट कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया वलीद। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदर फोरकास्टिंग लास्ट डेकेड में ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और उसमें ये है कि उसमें टेल्को जो है एक मेजर रोल प्ले करता है कि हमें ये पता चलता है कि हमने किस वक्त राइट टाइम पर राइट कॉल लेनी है और उनको राइट मैसेज सेंड करना है, सो दे कैन डिसमिनेट देयर मैसेज टुवर्ड्स द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें ये होता है कि देयर आर डिफरेंट चैनल्स, हमारे साथ मेजर टेल्को पार्टनर्स होते हैं, हम उनको अपने उनकी लोगों की लोकलाइज लैंग्वेज में उनको एक SMS भेजते हैं और उसके थ्रू फिर वो SMS उनके थ्रू जाता है। अब उसमें ये होता है कि उसको हम लोकेशन स्पेसिफिक मैसेज भी भेज सकते हैं, जिसे हम यूजुअली कहते हैं जियो टैगिंग SMS। तो उसमें फिर ये होता है कि अब लेट्स से अगर मरी में बहुत तेज़ बारिश आने वाली है तो हम टेल्को से बात करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि जस्ट फॉर द स्पेसिफिक पॉपुलेशन ऑफ द मरी आप उनको ये अलर्ट या ये SMS जो हम ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं वो हम भेजें। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान जो है ये मौसमियाती तब्दीलियों से मुसलसल नबर्दाज़मा है। 2010 का सैलाब हो, 2022 का सैलाब हो, 2025 का सैलाब हो, इसमें हमने बेशुमार जो सरमाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फसलें हैं, कीमती जानें हैं, उन्हें खोया है और 2035 तक ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद ड्रास्टिक होती हुई दिखाई दे रही है। 2035 तक अगर बात करें तो पाकिस्तान को क्लाइमेट की मद में या फिर इसके नुकसानात को कम करने की मद में $565 बिलियन दरकार हैं। ये इतनी बड़ी फाइनेंसिंग, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? पाकिस्तान इस हवाले से क्या तारुफ कर रहा है और क्या हम उन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब रहे हैं जो कि महज़ब दुनिया हमसे तकाजा कर रही है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर बिलाल बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा इस वक्त फाइनेंस की क्या कंडीशन है और हमारी प्रायोरिटीज़ में क्लाइमेट चेंज के असरात जो हैं आ रहे हैं उनको हमने कितना प्रेफर किया है कि हमने इनको मिटिगेट करना है या इसके असरात जो हैं वो कम करने? थैंक यू सर। इसमें पहले होता ये रहा है कि जो ग्लोबल सोर्सेज होते हैं या इंटरनेशनल सोर्सेज होते हैं वो ये असेसमेंट करते थे कि पाकिस्तान को क्लाइमेट में इतनी फंडिंग की ज़रूरत है, बट रिसेंटली पाकिस्तान ने इसको प्रायोरिटाइज़ किया है और अभी 3-4 ऐसे ऑफिशियल सोर्सेज है, यानी कि हमारा जो NDC है वो हमारा ऑफिशियल क्लाइमेट प्लेज है पूरी दुनिया को, उसके तहत हमने कहा है कि हमें $565 बिलियन चाहिए। इसके साथ साथ हमारे जो स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, उसने ये बताया कि हमें 2030 तक $333 बिलियन चाहिए। अब पाकिस्तान इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर गया है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मतलब ये है कि 2050 तक पाकिस्तान का $1.6 ट्रिलियन का फिगर जो है वो लास्ट या 2 मंथ पहले जो पाकिस्तान क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान आया था उसने ये कहा है कि 2035 की फ़िगर NDC में भी और इसमें भी इंटैक्ट वही है $565 बिलियन, लेकिन उन्होंने आगे भी 15 साल की प्लानिंग कर लिया। इसमें होगा क्या कि हमें जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग सोर्सेज है उसको भी देखना होगा और इंटरनेशनल सोर्सेज को भी देखना होगा। इस साल अगर आपने बजट देखा हो तो PSDP में गोया पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट है उसका 2.14 बिलियन है, लेकिन वो मोर टुवर्ड्स द मिटिगेशन साइड है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अब देखें तो पाकिस्तान ने क्लाइमेट टैगिंग शुरू कर ली है। यानी पहले ये होता था कि MOCC या मिनिस्ट्री का अपना एक रोल है, क्लाइमेट का, एनर्जी का अपना एक रोल है, पेट्रोलियम का अपना एक रोल है, लेकिन अभी ये क्लाइमेट टैगिंग अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज और अक्रॉस ऑल सेक्टर्स शुरू हो गई। यानी क्लाइमेट लेवी अगर आप देखें तो पेट्रोल पे भी लग गई और वो इंक्रीज़ भी होती रही है। सो इनिशियल जो डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है वो इस बार कम है, 214 बिलियन की कम्युलेटिव फिगर बनी है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि इनसे साइलोस की जगह जॉइंटली प्रोजेक्ट्स बनाए और जब नया कॉप आएगा उसमें कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स पायलट पिच करें और उसके तहत फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड, वर्ल्ड बैंक और EDB और इन सब के पास जाए और ये फंडिंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करते जाए। तो इसी तरह अगर ये एक एरिया पाकिस्तान इस पर इम्प्रूवमेंट शुरू कर लेगा, ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि हम वैसे क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू हमने जो लॉस एंड डैमेज फंड तक COP27 में उसमें पाकिस्तान ने पहली बार एक विद अदर वल्नरेबल नेशंस पाकिस्तान ने ये पिच किया कि हमें जो लॉस एंड डैमेज हो रहे हैं उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह आपने बताया $33 बिलियन का नुकसान है, तो उस सब पे पाकिस्तान ने विद नेबरिंग कंट्रीज़ एंड विद अदर वल्नरेबल नेशंस ये भी
एरिया में एक अचीवमेंट की है। दूसरा एक और एरिया है, जिस तरह IMF का क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी है, ये पहली बार पाकिस्तान वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ में कि उन्होंने 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर्स, $1.4 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस यानी इस फैसिलिटी के तहत लिए। अब उसके तहत पाकिस्तान और स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहा है। तो यानी अच्छा, ये फरमाइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए कि जो इकदाम इस वक्त किए जा रहे हैं, जो वक्त की ज़रूरत है, जितने ड्रास्टिक इवेंट्स हम माजी करीब में देख चुके हैं, यानी 2025 में या फिर 2022 में आप चले जाएं, तो क्या ये इकदाम आप समझते हैं कि काफ़ी है या फिर इनको मज़ीद एम्फिसाइज करना चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए, बूस्ट अप करना चाहिए, ताकि 2030 तक, चूँकि हर साल नुकसानात पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं काफ़ी इकदाम? काफ़ी नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर है पहले से। पाकिस्तान पहले जो एडेप्टेशन और मिटिगेशन, दो डिफरेंट एरियाज़ है, तो मिटिगेशन को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करता रहा है, क्योंकि मिटिगेशन में, लेकिन हालांकि पाकिस्तान के सिर्फ 1% से भी कम एमिशंस हैं, तो पाकिस्तान की कोई सच नीड ये नहीं बनती कि वो मिटिगेशन बहुत ज़्यादा करे। तो एडेप्टेशन स्पेस में पाकिस्तान का अभी जो NDC है, उसमें 1 क्वार्टर यानी अगर $565 बिलियन का 25% ले, तो वो सिर्फ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और अडाप्टेशन पे ही है। तो पाकिस्तान इस एरिया को प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, लेकिन एक जर्नी है और इस पे टाइम लगेगा। इसके लिए साइलोस की जगह अगर हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स और जॉइंटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अच्छे प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर लें, तो उसके बाद हम इसमें मज़ीद बेहतरी देखेंगे। जुनैद यामीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई, आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है, क्या इकदाम लाजम हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए, और माशरा जिसका आप और मैं हिस्सा हैं, हमारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जो हैं इनको कम अज़ कम, इनके असरात को कम किया जा सके, अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता तो? थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले मेरे लिहाज से सबसे ज़रूरी चीज़ है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना। पाकिस्तान में एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाना जिधर हर प्लेयर आके पार्टिसिपेट कर सके टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज के साथ एडेप्ट कैसे करना है और इसको कम कैसे करना है, दोनों चीज़ों पे। देखें, पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क में प्राइवेट सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे डॉक्टर बिलाल ने बोला भी कि हमें गवर्नमेंट के दरमियान भी साइलोज़ तोड़ने पड़ेंगे, और क्लाइमेट टैगिंग की एग्जांपल दी जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ताकि सारे इदारे भी उधर जो साइलोज़ और फ्रेगमेंटेड हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, उनको तोड़ा जाए ताकि कोलैबोरेटिवली काम आए। तो हुकूमत के लेवल पे इंटर डिपार्टमेंटली कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके बाद हुकूमत की कोलैबोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंगेजमेंट, जो वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन भी इनकरेज करता है, UN ऑर्गेनाइजेशन सारी इनकरेज करती हैं और कहती हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ना है और इसके इम्पैक्ट्स को कम करना है, तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर तीनों को मिल के काम करना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, होल ऑफ कम्युनिटी या होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात की जाती है, जिसके ज़ुमरे में आप और मैं भी आ जाते हैं। हर इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने किस तरीके से एडेप्ट करना है, किस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, कितने दरख्त लगाने हैं, यानी हम ईमेल्स कितनी भेजते हैं, हम कितनी अटैचमेंट्स भेजते हैं, अननेसेसरी लोगों को ईमेल भेजते हैं, ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता है। हम कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता है। तो गवर्नमेंट ने भी करनी है, गवर्नमेंट ने इसके बारे में अच्छी पॉलिसीज़ लेके आनी है, गवर्नमेंट ने इसके बारे में, पब्लिक सेक्टर ने इसके बारे में अच्छी पॉलिसीज़ के साथ साथ सेंसिटाइजेशन लेके आनी है, ताकि हम पूरी कम्युनिटी को इंगेज करें और हम 24 करोड़ की आवाम अगर इस कॉज पे इकट्ठे लगेगी एंड हुकूमत एंड प्राइवेट सेक्टर एक ही पेज पे होंगे, तो वी कैन अचीव रिजल्ट्स दैट आर बियॉन्ड इमेजिनेबल। हम बहुत अच्छे हो जाएंगे 2030 तक। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। यकीनी तौर पर जो मौसमियाती तब्दीली या मौसमियाती तगय्युर है, ये हमारी आने वाली जनरेशन्स का मसला है। अगर आज हम बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे, हुकूमत और इनफरादी सतह पर काम करेंगे, तो यकीनी तौर पर हम आने वाली नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान दे सकेंगे। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में रिपोर्ट होने वाले HIV केसेस के हवाले से। कराची में जो HIV केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी वजूहात क्या है। अब तक वली का हॉस्पिटल से जो है 82 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें ज़िला किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तो वहाँ से 120 केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब तक 9 बच्चे जो है HIV की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इलाका मकीन क्या कहते हैं और माहिर सेहत की क्या राय है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अब हम पहुँचे हैं साइड के इलाके में। इससे मुल्हिका जो इलाके हैं, ज़िया कॉलोनी है, पठान कॉलोनी है, यहाँ से बड़ी तादाद में जो है HIV की केसेस वली का हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए थे। जब इससे पहले सबसे पहले जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी HIV केसेस के हवाले से, आप बताइएगा किस तरह से सिनेरियो क्रिएट हुआ था, कितने केसेस पहले वक्त में आए थे और कब पहला केस रिपोर्ट हुआ? पहला केस अनफॉर्चुनेटली जब रिपोर्ट हुआ था तो फिर इन चीज़ों को जो है वो हिडन रखा गया, लेकिन फिर जब तादाद बढ़ती रही और अगस्त में ये जो है ये स्प्रेड होना शुरू हुआ तो एक बच्ची थी जिनका नाम था मिकाशा, उसको यहाँ से रेफ़र किया गया ज़ियाउद्दीन में। फिर वहाँ मेडिकल बोर्ड उसके जो है ऑब्ज़र्व करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए बैठी तो उन्होंने ये तय किया कि इनका जो है HIV टेस्ट करवाना चाहिए। तो HIV का टेस्ट जब करवाया, जब यहाँ पर लेकर आए और जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे थे, यानी कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर तक 2025 में जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करके गए थे और वो सही तरीके से रिकवर नहीं हो रहे थे, तो जैसे ही वो यहाँ पर आ रहे थे तो उनको पता चल गया कि वहाँ से जो है ये रिपोर्ट आई है कि वली के हॉस्पिटल के बच्चों में जो है वो HIV जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। तो उन्होंने तमाम तर बच्चों के HIV टेस्ट कराना शुरू किए। उसके बाद हुआ ये कि जब ये तादाद बढ़ती गई, हमने इस पर कमेटी तश्कील दी जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले इलाकाई जो है मुअज़्ज़िज़ीन थे। उसमें जो है अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और जमात इस्लामी, PTI, तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका हमने एक कमेटी तश्कील दी। अब हुआ ये सर कि उसके बाद MS साहब ने स्ट्रिक्टली जो है ये उनको पाबंद किया कि आपने यहाँ से कोई HIV की जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो आपने नहीं देनी, जस्ट आपने हिस्ट्री बना के इनको रेफ़र करना है सिन इन्फेक्शन डिजीज़, इंडस, सिविल या जिना, क्योंकि इनके पास कोई ART सेंटर था नहीं कोई यहाँ से जो है वो इनको फैसिलिटेट कर सके। फिर रफ्ता रफ्ता हुआ ये कि तादाद जब बढ़ती गई, हमने इनसे डेटा मांगा तो डेटा के बाद जो है इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास इतना डेटा नहीं है, और वो अक्रॉस तकरीबन 20 चले गए थे, 20 से अबव हो चुके थे। फिर हमने ओम्बेसमेंट साहब के पास जाके दरख्वास्त जमा करा दी। उनकी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे निगलिजेंस हो रही हैं। तो उस पे फर्दर उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। मीटिंग में जो है सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी लेबर और सेसी के इंतज़ामिया को बुलवाया। उस वक्त के जो MS साहब थे, मुमताज़ शेख साहब, उसको हटा के फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा अबड़ों को लेकर आए। पे दर पे ये सिलसिला चलता रहा, उसकी वजह से ये निगलिजेंस होती रही। स्टाफ को जो है वहाँ पे ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स थे ये कम मिलते रहे। एक ही सिरिंज से वो जो है तमाम तर बच्चों को जो है वो जो 10cc होता है उससे वो जो है बच्चों को ट्रीट कर रहे थे और इंजेक्ट कर रहे थे। हालांकि होना ये चाहिए था कि हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग जो है वो सिरिंज हो। तो उसके बाद सिलसिला बढ़ता रहा। जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा अबड़ू साहब आए, उन्होंने मेरे ऊपर जो है और हमारी टीम के ऊपर हरासमेंट का केस लगवाया कि इन लोगों की एंट्री अंदर ना हो और ये चीज़ें जो है ये हाईलाइट ना हो। सईद गनी साहब के आने के बाद कुछ इनिशिएटिव अच्छे लिए गए हैं, उम्मीद है कि वो बेहतर हों। लेकिन जिस तरह एंडोनमेंट का फ़ंड उन्होंने एलोकेट किया है उसके लिए भी कोई मैकेनिज़्म बनाए ताकि ये जो HIV के पेशेंट हैं, इनके पेरेंट्स हैं, ये सर्वाइव कर सकें। अब एक फैमिली है जिनके 4 बच्चे हैं। अब आप खुद सोचें कि पिछले 3 महीनों से वो अपने 2-3 बच्चों के जो है वो ट्रीटमेंट करा रहे थे। अब चौथा बच्चा भी रिपोर्ट हुआ है और ये पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मैं उनको मुतवातर देख रहा हूँ कि वो फैक्ट्री नहीं जा सके, वो अपने बच्चों की ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और ART सेंटर में अभी भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है कि वो इनको ट्रीट करवाए, उनके जो है बाकायदा तौर पर उनकी स्क्रीनिंग हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनको ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं आपके जो 4 बच्चे जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, तो क्या कहेंगे आपके कब से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आपको कब पता चला? हमारे 4 बच्चे जो मुतासिर हुए उसमें 2 बच्चों का 2025 में 11वें महीने में पता चला और 2 बच्चों का अभी इस महीने में, क्योंकि उनका तबीयत में डर के मारे उनका टेस्ट नहीं करता। मैं बोला 2 बच्चे पहले मुतासर है, ऐसे नहीं है 2 बच्चे और ख़राब हो जाए। लेकिन सर उनका मज़ीद तबीयत ख़राब हुआ था, मेरे बेटी का और बेटे का। तो मैं जब उनका टेस्ट कराया, डॉक्टर अमान को फ़ोन कराया, उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया। उसने बोला टेस्ट कराओ बेटा, आपने टेस्ट क्यों नहीं किया? जब मैंने उनका टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया। तो मुझे बहुत तकलीफ़ है इस वली का हॉस्पिटल में अभी बहुत ज़्यादा। मैं सुबह से गया हूँ, अभी आया हूँ। यहाँ हमारा डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई नहीं है ना। ऊपर HIV सेंटर खोले, वहाँ भी डॉक्टर नहीं है। मुतल किया तो उसके बाद डॉक्टर नहीं आया। आज मैं गया सिंध इन्फेक्शन हॉस्पिटल सुबह 8
बजे गया हूँ, अभी आया हूँ, अभी इसी वक्त आया हूँ। तो सर मज़ीद तकलीफ़ है हमें, और छुट्टी पे छुट्टी आ रहा है हमारा। सईद गनी साहब हमारा विज़िट नहीं कर रहे, मुराद अली शाह ने विज़िट नहीं किया। क्यों, हम इंसान नहीं है क्या? मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक मोहम्मद यासीन है, एक मनाहिल है। अगस्त में मैं अपने बच्चों को यहाँ लाया था वलीका अस्पताल, बुखार की वजह से, थोड़ा डेंगू का मसला था, उसकी वजह से लाया था। लगातार मैं अपने बच्चों को अस्पताल लाता गया, कभी 7 दिन कभी 10 दिन एडमिट रहे। उसके बावजूद फिर डॉक्टर अमान ने बोला कि यहाँ एक वायरस चला है, आप अपने बच्चों का टेस्ट करवाओ। मैंने बोला टेस्ट कहाँ से करवाते हैं? कहते हैं यहाँ तो अस्पताल में HIV आया है बच्चों का तुम्हारा, आप ऐसा करो डाउ लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के लाओ। मैंने डाउ लेबॉर्ट्री गया, डाउ लेबॉर्ट्री वाले पहले टेस्ट नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको किसने भेजा है, क्यों भेजा है, ये आपको पता है ये HIV क्या चीज़ है? मैंने बोला सर हमें पता नहीं है HIV क्या चीज़ है, मगर डॉक्टर साहब ने बोला कि आप जाके HIV टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद कुछ दिन बाद टेस्ट का पता लगा, वो टेस्ट जब लाया, मैंने अपने एक कज़न है उसको मैंने टेस्ट बताया, उसने बोला ये HIV तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मेरा बच्ची का बुखार सही नहीं हो रहा था, तकरीबन मुसलसल बुखार। यहाँ पे मैंने बुखार की वजह से लाया, उसको खून भी चढ़ा। फिर मैंने को यहाँ पे टेस्ट का बोला, जब मैंने बच्ची का पहले तो मैं टेस्ट नहीं कर रहा था डर की वजह से, क्योंकि पहले से घर के 4 बच्चे HIV में हुए। जब मेरा टेस्ट किया बच्ची का तो मेरा बच्ची का भी पॉजिटिव आया। क्या समझते हैं आप, क्या वजह हो सकती है? ये जो यहाँ पे जो है ना, ये 10cc सिरिंज जो है, ये बार बार यूज़ किया हुआ, एक बेड पे जो है ना 4 मरीज़ यहाँ पे रखे होते हैं ये लोग। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो ब्लंडर हुआ है तो ये इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से हुआ है। ये 10cc की सिरिंज और 1 सिरिंज की जो सिरिंज है वो लॉक नहीं होती थी, सही है। तो ये बार बार जो है ना इसको यूज़ करते थे, सिरिंजेस में करप्शन की वजह से। तो कागज़ातों में तो इसके डॉक्यूमेंट्स में तो ये मंगाते थे सिरिंज, लेकिन वैसे मौजूद नहीं होते थे। तो करप्शन की वजह से इन्होंने जो है ना अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देने के लिए दूसरों को बच्चों को मौत के मुंह में डाल दिया। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, और इसमें जो है ना इंतज़ामिया बाकायदा शामिल है। उस वक्त के जो MS थे दोनों वो भी शामिल है, जो DMSs थे दोनों वो भी बाकायदा इंक्वायरी में भी आ चुके हैं। और ये हम अभी भी जो है ना हमारी ये डिमांड है कि बराए मेहरबानी जो है ना जो पुरानी प्रैक्टिस जिस तरह से हो रहा था ना उसके जो है ना रोकथाम किया जाए, ताकि मज़ीद लोग इफ़ेक्टेड ना हो। जी, इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि जो इलाका मकीन है साइड एरिया के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के, कि उनकी क्या राय है, वो कितने क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और वहाँ पे कितने केसेस हैं, और वालिदैन किस तरह से परेशान हैं, और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है। लोग जो हैं वहाँ पे इबाहम पाया जाता है, लोग जो है वो इम्तियाज़ी सलूक कर रहे हैं जिन बच्चों में HIV पॉजिटिव आया है। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो। सर, ये फरमाइएगा, HIV और एड्स इन दोनों में फ़र्क है, मगर एक आम आवाम जो है उन लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं जिन बच्चों में 100 से ज़ायद केसेस जो पॉजिटिव आए, उनके साथ इलाकों में बड़ा इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है, बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, जो किराए के घरों में रहते हैं उनसे घर खाली करवाए जा रहे हैं। तो आप आम फहम में बताइए कि HIV और एड्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए, HIV का मतलब है कि इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि एड्स में तब्दील हो जाए। अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो वो वहीं रुक जाता है। इसी तरह से जो हमें जो ना TB का देख रहे हैं कि TB में तकरीबन आप जो देखेंगे 90% लोगों को इन्फेक्शन होता है, लेकिन हर एक जो ना TB डेवलप नहीं होती जब तक उनका इम्यून सिस्टम में जो ना कमज़ोर हो जाए, उनमें मदाफ़त की क़ुव्वत जो ना कम हो जाए, तो फिर वो एक बीमारी डेवलप हो जाती है। तो HIV और एड्स जो जरासीम जो कैरियर है वो उसमें ज़रूरी नहीं है वो आपको बीमारी को ट्रांसफ़र करे हाथ लगाने से, थूकने से, खाने से। तो आप उसको अछूत मत समझें, बल्कि उसकी ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, उसको हमदर्दी की, आपकी सपोर्ट की, वो आप ज़रूर दें उसको। अच्छा, फरमाइएगा, एड्स क्या होता है फिर? एड्स तो जब वो उसकी इम्यून सिस्टम जो है ना कंप्रोमाइज़ हो जाता है और बीमारी पैदा होती है, तब जो अपना इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, उसके खिलाफ मदाफ़त की क़ुव्वत नहीं रहती, तो आस्ते आस्ते वो उनमें बहुत सारी चीज़ें जो डेवलप होने लगती है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बुखार वगैरह, वेट लॉस करना। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में एड्स का इलाज मौजूद है, क्योंकि जब HIV अपने अख्ताम की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल आखिरी स्टेज होता है, तो फिर एड्स हो जाता है, ऐसा माहिरीन कहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो बच्चे 120 बच्चे जिनमें तशख़ीस हुई है, क्या वो इलाज के काबिल है, उनका इलाज किया जा सकता है? जी, उसकी नॉर्मल लाइफ जो ना गुजार सकते हैं। उसकी अभी तो मेडिसिन आ चुकी है जो ले देते हैं। अगर आपको HIV है तो उसकी एक मेडिसिन है, लेकिन जो ज़्यादा अरसे तक चलती है, तो वो सिर्फ ये है कि ये इसका इलाज जो काफ़ी अरसे तक चलता रहता है, यानी कि ज़िंदगी भर आप समझो कि उसको ये बटन लेके घूमना पड़ता है। ये फरमाइएगा कि अब जो हमारे लोग हैं वो किस तरह से इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, क्योंकि अभी तक हुकूमत अदाद शुमार भी छुपा रही है,
कोई डाटा भी अभी तक मीडिया को प्रोवाइड नहीं किया गया, ना मंजर आम पर लाया गया है। सिर्फ वज़ीर मेहनत सईद गनी ने फरमाया कि भाई 78 मरीज़ हमारे पास हैं जो पॉजिटिव आए, बाकी जो है ना 26 के करीब इलाके के जो हैं वो बाहर के लोग हैं। और उन्होंने 6 अमवात कंफर्म किए, मतलब जो कम्युनिटी वहाँ काम कर रही है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं इलाके लोग, वो 9 बता रहे हैं कि 9 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। तो आप ये बताइए कि एज ए एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, HIV कैसे फैलता है? देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर है, कोई एक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो सिर्फ किसी हॉस्पिटल में कुछ मसला हो गया तो उस वजह से। इसमें आपकी वो लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं जो वो भी इन्वॉल्व हैं, आपके जो बार्बर जो यानी कि बाल काटने वाला जो नाई है वो भी इन्वॉल्व है। इसलिए इसके अलावा जो आपको पता है सेक्स वर्कर वगैरह जो है वो भी इन्वॉल्व हैं। और बहुत सारी जो है रिसर्च ये भी बताती है कि जो ड्राइवर्स वगैरह हजरात जो होते हैं वो भी इनमें बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व। तो मल्टीपल फैक्टर जब हो जाते हैं तो सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको HIV के जो IV यूज़र हैं उन पर काम करें या सिरिंजेस पे काम करेंगे तो HIV ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम बिल्कुल नहीं है। मल्टीपल फैक्टर सब पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी आप क्या समझते हैं कि जो 120 केसेस हैं वो सिर्फ बच्चे हैं, मतलब वो सारे 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो उनके इन्फेक्शन के क्या वजूहत हो सकती है? आजकल आपको पता है कोएक्स जो है मुख्तलिफ क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और हर बच्चा जब जाता है उनको यही ट्रेनिंग है कि वो IV पास बड़े बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो शाम में जाके अपना जॉब करते हैं, वो करते हैं हर बच्चे को लिटा के उसको कौन ड्रिप लगानी है, उसको IV जो इंजेक्शन लगाए। और उसमें ये बड़ा मसला हो जाता है कि जब वो लगा रहे होते हैं तो उसी के अंदर से मोस्टली, मैंने भी एक केस देखा था, 9 महीने की बच्ची थी जो आई थी, जिसको हमने टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव, वो अपना वालिदा और वालिदा दोनों नेगेटिव थे, बच्ची में था। वो पता चला कि वो किसी जो है ना वो स्लम एरिया जो है उनमें जाके वो कोएक था, उनसे अक्सर इलाज कराते हैं और वहीं से ये IV लाइन पास करवाते हैं और उसी की वजह से उसको हो गया। तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत सिंध को हंगामी बुनियादों पर क्या करना चाहिए? देखिए, हंगामी बुनियादों पे पहला काम तो ये करना चाहिए, जहाँ के जो सोर्स है उसको ख़त्म करना है। सोर्स आपको पता चल गया है कि अभी कौन सा सोर्स है, उसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो इन्फेक्शन कंट्रोल जो उनका है प्रोसेस, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तभी जान छूटेगी इससे, अदरवाइज तो ये रोज़ बरोज़ बढ़ता है, एक से दूसरे तीसरे। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत सिंध और महकमा सेहत हंगामी बुनियादों पर जो माहिर सेहत बता रहे हैं कि कानून नाफिज करे और उन तमाम चीज़ों पर अमल करवाए जो माहिर सेहत मशवरा दे रहे हैं, ताकि HIV जैसे मूजी मर्ज़ पर काबू पाया जा सके। अब हम चलते हैं लाहौर, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है।